हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। और कैसे हो आप सब लोग? आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, जल्दी से हमारा मैथ्स का पेपर भी आने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। और जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अपने इस वीडियो के अंदर रखे वे सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे पहले एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और इनके चांस हमारे एग्जाम में 100% आने के हैं, है ना। सो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखते रहिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर आप स्किप कर देंगे वही आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमने पहला क्वेश्चन अपने एपी से लिया है, और एपी का पहला क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स में, कि इफ एन एपी इज इफ ए इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि एक एपी का जो पहला पद है, यानी कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमें 50 दिया हुआ है, एंड ए जो इसके बीच का डिफरेंस है, जो इसका सार्वंतर है वो -4 दिया हुआ है, और एसएन जो है, एसएन क्या होता है, जो सम है टोटल, वो कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सिंपली आपने क्या करना होता है, जब भी हम एग्जाम के अंदर बैठे होंगे तो सबसे पहला काम यार आपको नॉर्मल रहना है, हाइपर नहीं होना, और क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि एन की वैल्यू फाइंड करो, जिसमें हमें एसएन दिया हुआ है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप लोग वहां पर एन वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। इस टाइम पर आपको क्या फाइंड करना है, एसएन की वैल्यू दी है तो एसएन का फॉर्मूला लगा करके आप यहां पर क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे। तो सिंपली देखो स्टार्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमने एसएन वगैरह मेंशन किया हुआ दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन निकालने का जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, एसएन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। क्लियर हो गया, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो जो चीजें हमें दी हुई है, जो चीजें हमें दी गई है, जिनकी वैल्यू हमें पता है, सिंपल वर्ड्स के अंदर पुट कर देना। ठीक है, आपको सबसे पहला काम यही है, सबकी आइडेंटिटी, सबके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखो क्या है, एसएन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर 0, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 0 इक्वल टू एन हमें निकालना है यहाँ पर डिवाइड बाय 2a। ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एन हमें निकालना है -1, और डी की वैल्यू कितनी है -4 है। क्लियर हो गया। सिंपल देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो 2 है एन के नीचे डिवाइड में है, और डिवाइड वाली वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है हमारी, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो सिंपल यहां क्या बचेगा, 0 इक्वल टू एन, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया 100 प्लस। अब देखो ये जो 4 है ये इस ब्रैकेट के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर -4 को प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4n। ठीक है, तो ये प्लस हमारी इसकी जगह पर क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4n। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और 4 1 जा 4। क्लियर हो गया। देखो भाई सिंपल मैंने कैलकुलेशन करी, अब 0 इक्वल टू एन 100, ये 100 देखो ध्यान से कैसा, प्लस का, और ये वाला 4 देखो प्लस का, और प्लस प्लस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो 100 में अगर आप 4 को प्लस करेंगे कितना होगा, 104 होगा सिंपल। तो 104 माइनस में 4n। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखोगे ये वाला जो n है बाहर वाला, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 104n और माइनस का 4n स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सिंपली मैं इसे प्लस में करता हूं, इस साइड लेकर के आ करके। ठीक है, मतलब इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड आकर के, तो 4n स्क्वायर इक्वल टू 104n। क्लियर। अब ये देखो n स्क्वायर का मतलब क्या है, n 2 बारी तो लिखे, सिंपली मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई कि n मल्टीप्लाई n इक्वल टू। क्लियर हो गया। अब देखो अगर मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, 4n मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, n इक्वल टू 104 डिवाइड बाय 4n, n से n कटा। अब देखो 4 2 जा 8, 2 कैरी, और 4 6 जा 24, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 26 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हैं। बस सिंपल, आपको हाइपर नहीं होना, नॉर्मल जो मेंशन है उसको रख करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंपली एपी का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7। यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ कहा कि हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहले जो कहा उसे ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि आप सम फाइंड करिए। किसका, आपने पहले 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है, किसकी, जो 7 के मल्टीपल्स हो, लेकिन ध्यान रखना वो 2 डिजिट होने चाहिए। क्या करना है, 7 के मल्टीपल लिखने हैं 12,
और उनको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो यहां पर हमें बताना है। तो सिंपली देखो यार, आपको 7 का मल्टीपल रखना है और वो कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर। तो 7 का मल्टीपल 7 तो रखोगे नहीं, 14 होगा सबसे पहला, यानी कि 7 का डबल, 7 के जो गुणे होंगे वो कितना होगा, 14, यानी कि पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा 14, है ना। फिर कौन सा हो जाएगा 7, 21, 28 डैश 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 डैश, ऐसे करते हुए हमें यहाँ पर टोटल 12 टर्म फाइंड करनी है। यानी कि एक चीज ध्यान से सुनो कि टोटल 12 टर्म है इसके अंदर। देखो भाई कितने, फर्स्ट 12 टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें n की वैल्यू 12 दी हुई है। सिंपल, क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। a की वैल्यू कितनी पता चल गई आपको, 14 पता चल गई, क्लियर। d की वैल्यू कितनी पता चल गई, इनके बीच का अंतर कितना, 7, इसमें से इसे माइनस करके निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7, क्लियर हो रहा होगा। अब सिंपल क्या बोला, सम फाइंड करो भाई। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रखो अपना Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d, क्लियर हुआ। अब सिंपल जो जो चीजें मेंशन है, जो जो चीजें आपको पता है पुट कर दो इसके अंदर, तो क्लियर हुआ। आपको Sn n कितना दिया हुआ है, 12 डिवाइड टू 2a, a कितना है 14 प्लस प्लस n कितना 12 माइनस 1 और d कितना है 7, क्लियर हुआ। अब देखो ये तो हमारा गया कट, 2 6 12 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे 11 मल्टीप्लाई 7, क्लियर हो गया। आगे देखो 6 28 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 77 आएगा, क्लियर हो गया। अब इन्हें प्लस कर देंगे, ठीक है। ये कितना होगा हमारा 15 5 कैरी 1 8 to 10 हो गया, 105 हो गया, क्लियर हुआ। अब हमने क्या करना है, 105 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहीं पर करते हैं, 6 5 30 30 का रखेंगे 0, 3 कैरी, 6 को 0 से करेंगे 0, 3 का 3 आ गया और 6 1 जा 6। तो सिंपली हमारा क्या आ गया, 630 आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 7 के 2 डिजिट नंबर्स को 12 मल्टीपल्स लेते हैं और उनका प्लस करते हैं, उनका योग करते हैं, उनका सम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, 630 होता है, क्लियर हो गया, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को यार जल्दी से लाइक कर दो और अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो जो कि आपके साथ आपकी क्लास 10th में है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरफेस एरिया से है और क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यानी कि भाई आपके पास में एक मेटल की ना, एक लोहे की पूरी एक बॉल है जो कि जिसका जो रेडियस होगा ना, एक गोला है जिसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है आपको, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आप क्या करते हैं, इसे मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद में आप उसे रिकास्ट करते हैं और इससे क्या बना देते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं जिनकी रेडियस क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो सिंपल ये बताना है कि हमने जब एक स्फीयर को एक सिलेंडर बनाया तो जो सिलेंडर बने ना हमारे, उसकी हाइट क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन के अंदर हाइट फाइंड करने के लिए कहा और ऐसे क्वेश्चंस हमारे 100% आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं, गारंटेड मिलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, जब भी याद रखना एक क्वेश्चन आपका रिकास्ट वाला आता है कि इस चीज से इस चीज को बनाया गया, तो सिंपल दोनों के फॉर्मूलों को लो और उनके वॉल्यूम को लो और एक दूसरे के सामने रखो, या फिर सबसे अच्छा तरीका एक एक करके सॉल्व कर लो और एक दूसरे से डिवाइड दे दो, इजिली आंसर आ जाता है। लेकिन मैं आपको इजी से तरीके से समझाता हूं। देखो सिंपल क्या करना है यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर हुआ। और सेम ऐसे ही अगर कहे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर हुआ। अच्छा देखो नॉर्मली हमें इनकी वैल्यू आर तो पता ही है, सिंपल है ना। अब देखो हमें दोनों का क्या पता है, आर पता है। मैंने कहा कि आप लोग दोनों को क्या करना, इक्वल टू में रखना और इक्वल टू में रखते हुए सॉल्व करना। तो सिंपली देखो कि भाई 4/3 इंटू पाई को ऐसे ही रख देता हूं क्योंकि वो कट हो जाएगा। और आर कितना है मेरा, 3 का क्यूब का मतलब है 3 3 बार लिखा है ना सिंपल मेरा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 × 3 इक्वल टू पाई मैं सेम रखता हूं यहां पर। और आर सिलेंडर का कितना था ध्यान से देखोगे तो 2 सेंटीमीटर था, 2 मल्टीप्लाई फाइंड क्या कर रहा है, हाइट, तो हाइट तो दी नहीं हुई, सिंपल इसे ऐसा कैसे ही लिख देते हैं, क्लियर हुआ। अब देखो नॉर्मली ये पाई मल्टीप्लाई से क्या होगा, डिवाइड में आएगा, इस तरीके से डिवाइड दे रहे, तो पाई से पाई मेरा क्या हो गया, कट हो गया। ये 3 से 3 मेरा क्या हो गया, कट हो गया, सिंपल। अब देखो आपको क्या करना है, जो बचाओ ना मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, है ना। क्या बचेगा हमारा 4 × 3 इक्वल टू 2 × 2 ×
एच बचा। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई में कहां आ जाएंगे, डिवाइड में, 2 2 से क्या होता है 4, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपली देखो 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 4 इक्वल टू एच, और 4 से 4 कट। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9। यानी कि हमें ये पता चला कि भाई इसकी जो सिलेंडर की हाइट थी वो कितनी थी, 9 सेंटीमीटर थी। बहुत इजी क्वेश्चन था। आप नॉर्मल ये ले लो, इसे भी ले लो, दोनों का फॉर्मूला रखा, मैंने एक दूसरे के सामने रखा, जो जो वैल्यू पता थी वो पुट कर दी, जो नहीं पता थी वो छोड़ दी, और देखो जो जो कट हो रहा था वो मैंने सिंपली कट कर दिया, और मेरा आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। आप एक एक करके निकालते फिर डिवाइड देते तो भी आंसर आपका यही आता। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, मैंने क्वेश्चन एक साथ ले लिए यहाँ पर दो, कि भाई दो क्वेश्चन कौन से, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे कहा ना, क्वेश्चन हमें क्या करना है, डीपली पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेचर बताओ कैसा है, कि यानी कि इसके जो रूट्स फाइंड करने हैं वो रूट्स जो होंगे हमारे कैसे आएंगे, उसका हमें नेचर बताना है। तो सिंपली देखो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 इसके नेचर पढ़े थे, कि रूट डी की वैल्यू या तो 0 या तो हमारी 0 से बड़ी होती है और एक नेगेटिव होती है। तो इसे सॉल्व करते हैं, हमारा नेगेटिव में आएगा तो इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो देखो सिंपली क्या करना है, रूट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हुआ। और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर से पहले जो आता है वो a, b से पहले जो आता है हमारा x से पहले वो b, अकेले जो आता है c। ठीक है, तो b कितना है हमारा माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4, a एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं होता तब 1 होता है, तो 1, और c की वैल्यू क्या है हमारी प्लस की 9 है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, और 9 4 जा 36 होगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस का 11 होगा। इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि अगर हमारी वैल्यू रूट डी की माइनस में आ रही है तो इसके आगे कोई भी रूट्स नहीं होंगे। क्लियर हुआ, ये 2 नंबर का था, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही करना था, बताना था इसके कोई भी रूट नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण लिखिए जहां पर हमें अल्फा और बीटा यानी कि 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक जो है -3 है और एक 5 है। तो सिंपल मैं इसके लिए आपको इजी सा ट्रिक बताता हूं। करना क्या है, सिंपली आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है इसके लिए, क्या बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर हो गया। आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखनी है और इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब इस आइडेंटिटी को मानने के बाद में आपने क्या करना है, सिंपल इन वैल्यूज को, यानी कि इनमें से जो हमें एक रूट दिया है इसे अल्फा और एक को बीटा मान लेना है और यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल देखो एक्स का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का अल्फा माइनस का 3 और प्लस का 5 हमारा बीटा हो गया। बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा कितने, माइनस का 3 और 5 हो गया। क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे रखेंगे, ये माइनस प्लस क्या होगा हमारा, माइनस हो जाएगा। साइन किसका लगता है बढ़ेगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, यानी कि 2x और ये दोनों प्लस माइनस माइनस और 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। यही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। हमें क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनानी थी। 2 मार्क्स में सिर्फ आपको इतना ही करना होगा। क्लियर हुआ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू, जो कि हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स से है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर मोड फाइंड करना है, और मोड फाइंड करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर एक क्लास और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, जिसमें देखो हमें मोड का फॉर्मूला पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखो हमारा जो मोड का फॉर्मूला होता है सिंपल, वो क्या होता है, मोड को हम z से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइड 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। क्लियर हुआ। जिसमें देखो अब इजीली हमें ये पता होना चाहिए कि f1 क्या, f0 क्या, f2 क्या होता है। तो सिंपल देखो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में आना है और ये देखना है फ्रीक्वेंसी के अंदर कि सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिखा, ये 12 दिखा। तो सिंपली आपको 12 को f1 मान लेना है और सबसे बड़े से जो ऊपर वाला नंबर होगा वो हमारा f0 होगा, इससे नीचे वाला f2 होगा। क्लियर हुआ। और f1 के सामने बिल्कुल इस साइड से जो होगा वो हमारा l होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा h होता है। सिंपली यहां पर लिखते हैं h हमारा अंतर कितना है, 20 का है, l हमारा 40 आ गया। ठीक है, f1 हमारी कितनी आ गई 12, f0 7 और f2 कितना आ गया 5 आ गया। अब सब कुछ हमें पता है, सिंपली क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखो भाई l की वैल्यू कितनी है 40 प्लस f1 कितना है आपका f1 12 माइनस f0 कितना है 7 7
डिवाइड बाय 2। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसे सॉल्व कैसे करना होता है। तो देखो सिंपल है कि आप 2 और f1 के बीच में देखो, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। यानी कि 2 और ब्रैकेट f1 कितना 12 माइनस f0 कितना है 7 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है हमारी, f2 की वैल्यू हमारी है 5। ठीक है, तो f2 की वैल्यू कितनी है हमारी 5 इंटू h कितना है, बीच का अंतर 20 है। क्लियर हुआ। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 40 प्लस 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 बचेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 टू 24 माइनस 7 माइनस 5 इंटू 20। अब देखो क्लियर हुआ इतना। अब नॉर्मली आपकी मर्जी, आप इसमें से माइनस कर दो 7 को, जो आंसर है उसे उसमें से माइनस कर देना, या फिर ये दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही लगता है, तो आप उन्हें भी पहले कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 40 प्लस 5 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा 12 बचेगा, और 24 में से 12 माइनस करेंगे, देखो मैं कर देता हूं 12 इंटू 20 40 प्लस 5 बाय 12 बचेगा यहां पर हमारा इंटू 20। क्लियर हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 40 प्लस 100 डिवाइड बाय 12। क्लियर हो गया। अब सिंपल क्या करना होता है आपको, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब देखो आप 12 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12 ही आएगा, है ना। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 को 40 से 480 आएगा। ठीक है, और 100 को हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर होगा। करेंगे 580 डिवाइड बाय 12। आप पेपर के अंदर इतना भी छोड़ सकते हैं, डिवाइड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं यहाँ पे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंपली कि इफ टेंजेंट PA और PB drawn from a point P to a circle with center O are inclined to each other and angle 70 degree, then find angle POA। सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हमें क्या है, एक सर्कल दिया है और एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से है ना हमारा क्या हो रहा है, आपका दो टेंजेंट बन रही है। क्या हो रहा है, दो इससे स्पर्श रेखा बन रही है, और हमें पता है कि जब भी कोई एक सर्कल से जो भी टेंजेंट बनती है वो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर हुआ। कह रहा है ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पर, इसको ये दो पार्ट्स में लाइन डिवाइड कर रही है। क्लियर हुआ। और फाइंड करने के लिए कहा कि POA को फाइंड करके दिखाइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो या फिर अलग अलग कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको इजी सा तरीका पहले समझा देता हूं। एक कि देखो भाई ये 4 साइड वाला है, क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हुआ। एक क्या है हमारे क्वाड्रिलेटरल, और हमें पता है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कितने डिग्री का होता है, चारों के चारों जो इसके एंगल होते हैं 360 डिग्री का होता है। यानी कि ये और ये चारों 360 डिग्री के होंगे, जिसमें हमें 90, 90 और 70 तीन एंगल पता है, चौथा एंगल नहीं पता है। सिंपली 90, 90 180 और 70 250 होगा, और 250 को अगर हम 360 से माइनस करेंगे तो 110 बचेगा। यानी कि मेरा ये जो एंगल है 110 आ जाएगा। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मेरा 55 आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। एक तो सिंपल ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भाई देखो सिंपली ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आप पहले उन्हें प्रूफ कर लीजिए, क्या कर लीजिए, उन्हें सिद्ध कर लीजिए एक दूसरे के। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर सिंपल से एक ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसमें मेरा ये पूरा एंगल 70 डिग्री का है, और 70 का हाफ करेंगे कितना हो गया 35। यानी कि मेरा ये वाला जो हाफ एंगल होगा ये 35 डिग्री हो गया, और ये वाला जितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल मुझे निकालना ही है, सीधी सी बात है। तो क्लियर हो गया। मतलब इन तीनों एक ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी बनाता है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री से हम 90 और 90 में से 125 को माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर 55 होगा। डिपेंड करता है आप पर कि आपको जो भी याद है उसे करके आ जाना। सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूं कि हम मानते हैं यहां पर कि दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। कोई सा भी तरीका आप करेंगे, आपको ये तो प्रूफ तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हाफ करने के लिए भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि AP बराबर है BP के। क्या है ये दोनों की दोनों टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है। दूसरी चीज आप देखेंगे यहां पर कि भाई हमारा यहाँ पर OA OB के बराबर है, OA बराबर है OB के, ये क्या है हमारी रेडियस है। और तीसरी चीज देखेंगे आप OP बराबर OP क्या है हमारी कॉमन है यहाँ पर। क्लियर हुआ। यानी कि ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOP बाय SSS रूल हो जाएगा। ठीक है, साइड से हमारा प्रूव हो गया। इसका मतलब मेरे क्या बचे, मेरा जो भी एंगल बचे दो, यानी कि एंगल A
OP बराबर हो गया एंगल BOP के बाय CPCT या फिर CPST जो भी लिखते हैं आप, ठीक है। क्लियर हुआ? इसका मतलब मेरा ये इतना प्रूव हो चुका है। अब क्लियरली हमें जो प्रूफ करना है हम वो यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल AOP, ठीक है। इसके लिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ एक ट्रायंगल लेंगे कि इन ट्रायंगल AOP, इसके अंदर 3 एंगल हमें दिख रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल AOP प्लस एंगल APO, है ना, APO इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? ये हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर एंगल A मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री है क्योंकि वो परपेंडिकुलर बना रहा है, प्लस AOP मुझे क्या करना है, यहाँ पर AOP या फिर POA कह लो, फाइंड करना है, और प्लस एंगल APO, ये मेरा क्या हो गया। अब एक चीज सोचो, हमने अभी वो प्रूफ किया था ट्रायंगल कि भाई APB ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल APO हाफ हो जाएगा पूरा किसका, एंगल APB का, ठीक है। और APB की वैल्यू कितनी है, 70, यानी कि 71/2 कट करेंगे यानी कि 35, यानी कि हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। तो सिंपल मैं यहाँ की लिख सकता हूँ 35 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 125 प्लस एंगल AOP इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस से दूसरी साइड जाकर क्या होगा, माइनस एंगल AOP इक्वल टू 180 माइनस 125। तो एंगल POA लिखो या फिर AOP लिखो, बात एक ही है, ठीक है। एंगल POA इक्वल टू, है ना, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 बचेगा। क्लियर हो गया? यानी कि हमारा एंगल AOP की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री आ गई। यही मैंने आपको पहले बताया था। अगर ये तरीका आपको क्लियर ना हो तो आप एक क्वाड्रिलेटर लेना और चारों को सम कर देना, वो 360 डिग्री होगा, जिसमें मुझे ये नहीं पता होगा, बाकी तीनों पता होंगे, ठीक है। 360 से माइनस करोगे 250 को, आपका 110, ये पूरा निकल करके आएगा, और ये 110 का हाफ कर दोगे क्योंकि आपको आधा चाहिए, 55 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपली कि भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर AB ऑफ हाइट h मीटर, ठीक है भाई। यहाँ पर AB की जो हाइट है कितनी दे रखी है, h मीटर दे रखी है, और फ्रॉम द 2 पॉइंट्स P और Q, किस से, P और Q 2 पॉइंट से, एट अ डिस्टेंस जो कि कुछ दूरी पर है x मीटर की, ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया, एंड x और y मीटर की कुछ इनके पीछे डिस्टेंस है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन है विद इट, और एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि h² बराबर है x और y के। बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है। तो सिंपली देखो हमने करना क्या होता है, सिंपल, सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है ना, और यहाँ पर ये हमें बेस दे रखा है। क्लियर हुआ? तो हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल ले लेना है ABP। पहले क्या लेते हैं, ट्राइंगल ABP लेते हैं, और इसके अंदर देखो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो सिंपली देखो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये 60 डिग्री का जो एंगल है, थीटा 60 डिग्री है, कब बन रहा है, P/B पर। और जब P/B होता है, सोचना है किसका रेशियो होता है, तो P/B रेशियो होता है हमारा tan थीटा का, और थीटा कितना, 60 डिग्री। तो सिंपल मैं लिख सकता हूं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू P कितना है हमारा, AB है, और B कितना है, AP है। तो इसकी जगह लिख सकता हूं H, और B की जगह क्या लिख सकता हूं, X लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू H हो जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्या करना है हमें, सेम ऐसे ही अब इस पूरे ट्रायंगल को लेना है और 30 डिग्री एंगल को लेना है, यानी कि ट्रायंगल ABQ, और यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री दी हुई है। अब सिंपली देखो फिर से हमें वही हाइट है और वही बेस दिया हुआ है, सेम था, है ना। तो देखो सिंपली P/B हुआ, और P/B वैल्यू किसकी होती है, किसका रेशियो होता है, हमारा tan थीटा का होता है। tan थीटा हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री इक्वल टू P/B। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू P क्या दिया हुआ है, H, और B क्या दिया हुआ है हमारा, हम इसे मान लेंगे AP प्लस PQ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं यहाँ पर इसे, AP प्लस PQ, AP प्लस PQ मानेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आगे क्या करना है हमने, 1/√3 इक्वल टू H बाय, इस पूरी की वैल्यू क्या दी हुई है, y दी हुई है, तो इसकी जगह लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, अब हमने इसकी जगह y लिख लिया, अब क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो y 1 क्या होगा, y होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h
क्लियर हो गया, यानी कि इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। लेकिन अब आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि आपको प्रूफ क्या करना था, यहां पर हमें प्रूफ क्या करना था कि एच स्क्वायर बराबर है एक्स और वाई दोनों के। क्लियर हो गया, तो एक चीज देखो, हमारी दो इक्वेशन निकली है, तो क्या मैं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्यों करूंगा मल्टीप्लाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है, क्योंकि मुझे एच स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई लाना है। दोनों साइड आप अगर देखेंगे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो देखो, हाँ यहां पर हम h की वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो हमारी यहां पर ये क्या हो जाएगा, h इक्वल टू वाई बाय √3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हाँ, हमें क्या करना है, देखो यहां पर भी आपको h की वैल्यू पता है, यहां पर भी h की वैल्यू पता है। अगर आप h को h से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या होगा, h स्क्वायर होगा, और भाई √3h यहां पर है, √3x यहां पर है, और यहां पर क्या आपका y बाय √3 है। इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं हम यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल देखो करेंगे कैसे, इसे इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है हमारी, h को h से, एक साइड वालों को एक साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, h को h से, और इधर क्या था √3x मल्टीप्लाई में यहां पर y की वैल्यू क्या थी, y बाय √3। ठीक है, √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। h को h से मल्टीप्लाई करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू x को y से करेंगे तो x y हमारा आंसर आ जाएगा। हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना था, तो सिंपली आ गया। पहले क्या करा, 10 60 की वैल्यू लगाई, 10 30 की वैल्यू लगाई, दोनों की जो भी इक्वेशन बनी दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से √3 कट गया, x y आ गया, h स्क्वायर बराबर में। क्लियर हो गया है ना? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल has a cylindrical neck 8 मीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इन रेडियस। यानी कि एक ये हमारा पूरा वेसल है, बर्तन है, जिसमें नीचे क्या लगा हुआ है, एक स्फेयर है, और एक ऊपर क्या है हमारा, एक सिलेंडर दिया हुआ है। जिस सिलेंडर की पूरी जो नेक है, ये पूरी की पूरी ये कितनी है, 8 मीटर लॉन्ग दी हुई है, और इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और जो नीचे हमारा स्फेयर होगा ये क्या है आपका, और 9 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी हुई है हमें। ठीक है, अब हमें सिंपली ये बताना है कि इस पूरे के पूरे मटके के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें भरने की बात हो रही है, तो सिंपली इसमें क्या लगने वाला होगा, हमारा वॉल्यूम लगने वाला होगा। यानी कि देखो सिंपल करना क्या है आपको, पहले इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, और फिर स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों का जो भी वॉल्यूम आए आप उसे प्लस कर दो, आंसर आ जाना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आंसर आपको लीटर में निकाल के दिखाना है। तो क्लियर, जो भी आंसर आएगा आप उसे 1000 से डिवाइड दे देना, तो आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन हमारा कई बार, तो अच्छे से देखना। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं करता हूं, यहाँ पर आपको इजीली समझाने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा हूं मैं, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पर, जो कि क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया? तो भाई देखो पाई की वैल्यू बाद में रख करके मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे इजी सॉल्व होगा। पाई आर की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 मल्टीप्लाई 1, और एच कितना है 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8 1 जा 8 पाई आ गया। ठीक है, 8 पाई हमारा यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जब भी निकालते तो आंसर किस में निकलता है, क्यूब में निकलता है। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर क्या कर देना है, वॉल्यूम ऑफ अब स्फीयर निकाल देना है। क्लियर हुआ? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। इजीली समझ आया? अब देखो 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है इसका, 9, तो मैं इसकी जगह लिखता हूं 9 मल्टीप्लाई 9, 3 से कट करेंगे, 3 3 सा 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए हमें इसके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। 4 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में 9, सॉरी पाई मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। क्लियर हो गया? अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना होगा हमारा 12 होगा, इसको इससे करते हैं, ये हो गया हमारा 81, ऐसे हम लगा देंगे, यहाँ पर हमारा कितना हो गया 972 हो जाएगा, हमारा क्या आ गया 972 पाई आ गया। अब क्लियर समझना इजीली, मैंने क्या करा, पहले मैंने इसका वॉल्यूम निकाला और फिर मैंने स्फीयर का वॉल्यूम निकाला। अब नॉर्मली मैंने ये बताना है इस पूरे के अंदर पानी कितना भरेगा, तो इस पूरे के अंदर लगाने के लिए इन दोनों को यदि मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे दोनों का पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इन दोनों को प्लस कर देता हूं कि 8 पाई को प्लस कर देता हूं 972 पाई से। क्लियर हुआ? तो टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 980 पाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? पाई की वैल्यू अपपुट करता हूं मैं, 980 मल्टीप्लाई 22/7, 7 से कट करते हैं, 7 1 7, 7 1 7, 7 4 28, 0 का 0, क्या बचेगा 140 मल्टीप्लाई में 22 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो और भाई
आपका क्या बचेगा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, 8 कैरी, 22 वन जा 22, 8 प्लस करेंगे 30, यानी कि मेरा क्या आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। इतना इसके अंदर आ जाएगा पानी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रहा है लीटर के अंदर बताओ, तो लीटर के अंदर सिंपली बताना है तो आप क्या कर दो, 3080 को डिवाइड कर दो 1000 से, 3 से पहले पॉइंट लगाएंगे 3 पॉइंट, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा आपका 3.8 लीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आ गया होगा। अगर भाई आपको समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द टेंजेंट एम ड्रॉन एट पॉइंट, यानी कि ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बिल्कुल बराबर है, ए बी रेस्पेक्टिवली टू अ सर्कल, ए बी एक हमारी क्या है डायमीटर है जो भी टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ठीक है। और पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट आर। भाई एट आर पर कट कर रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है, पीओ क्यू, पीओ क्यू, पीओ क्यू, ये हमारा जो एंगल है पूरा का पूरा 90 डिग्री 180 डिग्री हमें प्रूव करके दिखाना है। सिंपल इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने वाला हूं इजी मेथड से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, प्लस ये क्वेश्चन हमारा काफी बार हमारे एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है 4-5 मार्क्स के अंदर। सो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। सिंपली देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल पीओक्यू 180 डिग्री है, ठीक है। देखो मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं, तो सिंपल सी चीज देखो, मेरा काम क्या है यहां पर कि मुझे पहले मैं देखता हूं मुझे क्या प्रूफ करना है, ये पूरे 180 डिग्री प्रूफ करना है। उसे प्रूफ करने के लिए ये जो ये वाला एंगल होगा मेरा इसके पूरे के अंदर आ रहा है, ये इस पूरे के अंदर आ रहा है, मतलब कहने का मुझे इस पूरे को ही प्रूफ करना पड़ेगा। कहने के मतलब सीधी सी बात ये है। तो सिंपल देखो कि अगर मैं इन दोनों वाले, ये देखो ये यहाँ पर एक क्या बनता है क्वाड्रिलेटरल, और ये दो ट्राइंगल में टूटा हुआ है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं प्रूफ कर देता हूं एक दूसरे के बराबर, तो भाई ऐसे में यहाँ पर एक दूसरे के बराबर इन्हें करूंगा। देखो सिंपली मैं यहाँ पर लेता हूं इन ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर, ठीक है, या फिर आर ओ क्यू लिख लीजिए। इन दोनों के अंदर गिवन देखो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के अंदर, तो सबसे पहली चीज आपको इसके अंदर दिखने वाली होगी कि ओ ए बराबर है किसके, ओ आर के। तो ये देखो ना ओ ए बराबर ओ आर, दोनों क्या है रेडियस है हमारी। क्लियर हो गया। दूसरी चीज आप देखेंगे यहां पर कि ये ए क्यू और ये दोनों आर क्यू दोनों क्या है टेंजेंट है, ठीक है। और देखो हम लिख सकते हैं यहां पर कि हमारा क्यू आर बराबर है किसके, क्यू ए के, ठीक है। क्या लिखेंगे रीजन हम यहां पर कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर हो गया। दूसरी चीज पता चल गई, पहली ये पता चल गई, दो और दूसरी हमें ये पता चल गई। तीसरी चीज देखो ये जो ओ क्यू है दोनों के अंदर आ रहा है, यानी कि ओ क्यू बराबर हो गया हमारा किसके, ओ क्यू के। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन। इसका मतलब मेरे ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर बाय एस 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 प्रूव हो जाएंगे। इजी था, क्लियर हुआ। इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूं, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो भी बचे इन्हें मैं नाम दे देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 के नाम से। इसका मतलब मेरा ये हो सकता है कि एंगल 1 एंगल 2 से बाय सीपीसीटी प्रूव हो गया पूरा। आप एंगल 1 का मतलब क्या है, एंगल एओक्यू है और इसका मतलब आरओक्यू है। क्लियर हो गया। इसका मतलब मैंने एक चीज प्रूव कर ली, क्लियर हुआ होगा। सेम सिमिलरली मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि भाई ट्राइंगल, ट्राइंगल आर ओ पी और बी ओ पी, ठीक है, ट्राइंगल आर ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ये भी क्या होंगे सिमिलरली प्रूव्ड होंगे, सेम जैसे अभी ऊपर करा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो 3 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। समझ आया मैंने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करा, इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करा। सीपीसीटी से मेरा ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। सेम यहां पर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। अब मेन चीज जो मुझे प्रूव करनी है कि भाई ये 180 डिग्री है मेरा इतना, तो कैसे प्रूव करेंगे कि एओक्यू लाइन है, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। इसे रफ कर रहा हूं मैं इसलिए यहां पर, ठीक है। देखो मैं यहां लिखता हूं कि एओक्यू इज अ लाइन,
AOQ इज अ लाइन। भाई AOQ क्या है, हमारी एक लाइन है, और एक लाइन पर जितने भी एंगल बन रहे होते हैं लीनियर पेयर से, वो सारे के सारे हमारे कितने डिग्री का, 180 डिग्री के होते हैं। तो भाई मैं क्या लिखूंगा यहां पर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, और चारों के चारों हमारे कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे। किससे, बाय लीनियर पेयर से। क्लियर हुआ ना। अब देखो सिंपल, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्लियर हुआ ना। तो एक चीज देखो, 1 और 2 एक दूसरे के बराबर है ना, अगर ये 50 तो ये भी 50, ये 100 तो ये भी 100, तो भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा ना। तो मैं क्या एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। 2 की जगह 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सिंपल देखो, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 सेम ऐसे ही 3 4 के बराबर है। तो क्या मैं एंगल 4 की जगह 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, आपका 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन निकाला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 कट करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 2 कहां पर है हमारा, एंगल 2 है हमारा ये वाला ROQ, एंगल ROQ प्लस एंगल 3 कहां पर है हमारा, POR, है ना। एंगल ROP लिख दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, इस आधे एंगल को 2 और 3 को प्लस करेंगे, क्या बन गया, पूरा एंगल POQ बराबर में 90 डिग्री। हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना था, सॉरी यहाँ पर हमें 180 नहीं, हमारा क्या है 90 डिग्री था। हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, 90 डिग्री से प्रूफ करके दिखाना था, और हमारा आंसर 90 डिग्री आ गया। मैं अगेन आपको समझाता हूँ, इजी क्वेश्चन था। पहले मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ कर लिया, और 1 को 2 के और 3 को 4 के बराबर प्रूफ कर लिया। फिर मैंने एक लाइन AOB ली, इसके ऊपर जितने भी एंगल बन रहे थे उन सबका मैंने सम किया, और सबका सम जो लीनियर पेयर से 180 डिग्री होता है, सबका सम किया, 180 डिग्री रखा, और मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया, एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें से 2 और 2 एंगल 3, 2 एंगल 2 में से मैंने 2 बाहर कॉमन निकाला, 2 और 3 बचा, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, कट किया, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब एंगल 2 मेरा यहां पर था, एंगल 3 यहां पर था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस किया, मेरा एंगल POQ बन गया। इसका मतलब POQ मेरा कितना, 90 डिग्री आ चुका है। ये मेरा क्वेश्चन पूरा 4 से 5 नंबर का एग्जाम के अंदर 100% आने के चांस है। सो आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हम यहीं पर अपना इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके लिए लेकर के आऊंगा। मेरी एक और वीडियो जो आ चुकी है इससे पहले, जिसमें मैंने एक और क्वेश्चन पेपर को आपको काफी क्वेश्चंस उसके अंदर सॉल्व कराए हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यार, आप 40-50 मिनट्स की वीडियोस बन रही है, इन्हें जल्दी से देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है गारंटेड आपको इसके अंदर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाए, है ना। सो प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी से देखते रहिए, क्या पता आपको देखने से ही आपको ये चीज समझ आए। पर रिटन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस से ही मैथ्स हमें समझ आने वाली है। क्लियर हो गया, वीडियो को खत्म करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स तक